हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 to 10, उसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 10 की, जो कि है बुक ये है इकोनॉमिक्स की। और उसका हम पहला चैप्टर इस वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। और क्लास 10 की इकोनॉमिक्स बुक जो कि एनसीईआरटी में चलती है, वो उसका नाम है आर्थिक विकास की आर्थिक विकास की समझ। तो इसको हम अब इस वीडियो में पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। और अब तक हमने लगभग 6 to 10 की 16 किताबें अब तक पढ़ ली हैं एनसीईआरटी की। और ये 17वीं बुक है, जो 17वीं और अंतिम बुक है जो एनसीईआरटी की 6 to 10 की सोशल साइंस की बुक्स में आती है। और इसी के साथ हम इस सीरीज के इस लास्ट बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। और उसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है विकास। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमारे हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार करते हैं और कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों को से जुड़ा है। यह काम जटिल है अध्याय में इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं कर रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। यह हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका एक में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, इसकी क्या आशंकाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। ये एक तालिका है जिसमें विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य दिखाए गए हैं। इसमें व्यक्ति की श्रेणी इस और लिखी हुई है और उसके विकास के लक्ष्य या आकांक्षाएं क्या है वो इस तरफ लिखी गई है। जैसे उदाहरण के लिए लें, सबसे पहले भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, तो उसकी आकांक्षाएं या विकास के लक्ष्य होते हैं काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सके। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है पंजाब में के संदर्भ समृद्ध किसानों को उसकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। इस तरीके से हम दे सकते हैं अलग अलग चीजों के यहाँ नाम दिए हुए हैं व्यक्ति के, और उनके हम खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको हम अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो इससे हमें ये देखने को मिल सकता है कि हर कोई अपने लेवल से एक लेवल ऊपर की को बढ़ने के लिए सोचता है। वो ये नहीं कि कोई इस लेवल पे है और अपने से 10 कदम या 10 लेवल ऊपर एकदम से पहुंचने की सोचे, और कोई इस लेवल पे है तो इस लेवल पे, और इस लेवल पे है तो इस लेवल पे, इसे धीरे धीरे अपने से आगे के कदम या अपने आसपास की चीजों को ही अपने विकास का लक्ष्य या उसके मन की आकांक्षाओं के रूप में हम देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक गरीब है तो वो अपने से थोड़ा सा ऊपर मध्यम वर्ग में आने की कोशिश करेगा,
मध्यम वर्ग वाला थोड़ा अमीर या अपने जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करेगा, और सबसे अमीर इंसान है तो वो अपने को और ज्यादा अमीर या अपने बिजनेस को फैलाना है या कोई किसी और पेशे में है तो उस पेशे को फैलाना चाहेगा। यहाँ एक और उदाहरण पूरा दिया हुआ है जिसमें है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। तो इससे आगे पढ़े हैं तो उसमें है तालिका एक भरने के बाद अब आपका उसका निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों का विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं? संभवतः नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट जैसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई की घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और इस उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो सकते हैं, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बात साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। फिर देखें कि आय और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार तालिका एक को देखें तो एक बात तो समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों में अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह के ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी के व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामले में ये अधिक आय और अधिक उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक मूल्य ही पर्याप्त होते हैं नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आपके पास अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की अच्छा मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें जिसे आपसे आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा जा सकता है वह महत्व, जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने का क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता हो आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज के में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो वो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और
संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। फिर है राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न है। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थी उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर बहुत से उत्तर सोचे होंगे, जिनमें उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो नियंत्रण कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार के बहुत से क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। फिर है आओ इन पर विचार करें। आओ इन पर विचार करें पहले भी था, जिसमें अलग अलग प्रश्न थे और उनको पढ़कर आप उन पर विचार कर सकते हैं। और एक आओ और विचार यहाँ पे भी है, जिसमें निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी और दिए गए चित्र देखिए और इस प्रकार के क्षेत्रों के विकासात्मक लक्ष्य का क्या होना चाहिए। इस अखबार की पोस्ट को देखिए और इस तरीके से ये क्रियाकलाप या इसको एक्टिविटी के रूप में देखा जा सकता है। एक क्रियाकलाप आगे और दिया गया है। हम चलते हैं अपने मेन चैप्टर की और इसमें अगला पॉइंट आ रहा है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को विकास अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों को हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का उपयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करते हैं वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करेंगे। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों के अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, जिसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुछ आय इतना उपयुक्त
कुल आय इतना प्रयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण उनके करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या इससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 प्रति वर्ष यूएस डॉलर या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 यूएस डॉलर प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य देश छोटे देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। फिर है औसत आय। औसत आय क्या होती है, इसमें देखें। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार कीजिए। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। तो औसत आय निकालने के लिए देखें तो ये देश और ये है उनके पांचों नागरिकों की आय। तो इसमें है ये, तो इन सब की औसत निकालेंगे तो वो आएगी यहाँ, और इनके औसत निकालेंगे तो वो आएगी यहाँ। तो इसमें होगी 48,000, ये 1,000 और ये 2,000, 50,000 बटा 5 आएगा, तो ये आएगी औसत 10,000। और क की निकाले तो वो आएगी, ये आएगा 10, 20, ये 200 इसमें गए तो ये 30, और ये 500 इसमें गए तो लगभग ये भी तो सेम ही 50,000 बटा 5 आएगा, तो ये भी होगी औसत 10,000। तो दोनों की औसत समान है। क्या आप इन दोनों देशों के में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हमने से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे, अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश में 5वें नागरिक होंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, तो शायद हम में से ज्यादा लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय का एक समान है, देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं न ही बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। ये एक और कार्टून के हिसाब से इसी बात को व्यक्त करता हुआ चित्र दिखाया गया है, जिसमें ये है कि गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश है, जिसमें ये लगभग चार चार कुर्सियों पे 5 जने बैठे हैं, मिलजुल कर बैठे हैं। हम हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं, तो ठीक है, बराबर करते हैं। अब गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश, जिसमें ही एक अमीर व्यक्ति 4 कुर्सियों पर बैठा है और 2 कुर्सियों पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया। फिर आओ इन पर विचार करें, तो इन पे हम अतिरिक्त विचार इन बिंदुओं पर कर सकते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो वो है आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और सम्मान का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्य के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो यह हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 3 हरियाणा
केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये है वो, ये नहीं, ये वाली है वो तालिका जिसमें है ये हरियाणा की सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और बाद में केरल की और बिहार की सबसे कम है। ये आंकड़ा है 16-17 का, और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा के एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 34,409 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिया गया है। तो वो है हरियाणा, केरल और बिहार में तुलनात्मक आंकड़े हैं, जिसमें है राज्य, इसमें है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर। तो ये है सबसे ज्यादा बिहार में, बाद में सेकंड नंबर हरियाणा और बाद में है केरल। साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में, और उसके बाद यहाँ, और बाद में यहाँ। और निवल उपस्थित अनुपात यानी प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 से 15 वर्ष 2013-14 का आंकड़ा, उसमें है यहाँ सबसे ज्यादा, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद बिहार। ये इस स्रोत से प्राप्त है और इसकी करते हैं अंतरिम। इस तालिका के प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या है। इसमें शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों पर एक वर्ष की आयु में से मरने वालों बच्चों का अनुपात दिखाती है। और साक्षरता दर 7 वर्ष और उसमें अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का अनुपात बताती है। और नेवल उपस्थिति अनुपात है जो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत दिखाता है। मतलब कि 100 में से 83 बच्चे जो कि 14 से 15 साल के हैं वो स्कूल जाते हैं। ये तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ है कि केरल 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। मतलब टोटल 3 गुना है हरियाणा। और दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल के से ज्यादा है, जैसा तालिका 1 में मतलब तीसरी में दिखाया गया था। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2017 के। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश में बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल के से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब नहीं पढ़ रहे होते। फिर है सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है? इसका कारण है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा हुआ रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर
सकते हैं। इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद द्रव्य मतलब लिक्विडिटी मतलब आपका पैसा मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाए। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका उन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने के लिए की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, या उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाई है क्योंकि सरकार समाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। आओ इन पे विचार करें। में कुछ अतिरिक्त पॉइंट और आगे दी गई क्रियाकलाप में भी आप अपना मानसिक योग्यता का परीक्षण कर सकते हैं। और एक और क्रियाकलाप मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि है यहाँ। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना में करने के लिए प्रयोग किए थे, ऐसे ही सूचक में है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत में अपने उसके पड़ोसी देशों की 2019 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ समृद्ध आंकड़े पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। तो यह है 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े, जिसमें है ये भारत ये वाले भारत के आंकड़े, और उसके पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। उनके आंकड़े अलग अलग हिसाब से दिए हुए हैं। सबसे पहले उसमें सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में 2011 के क्रम क्षमता के अनुसार, तो ये है इसमें ये श्रीलंका में ज्यादा है, सबसे ज्यादा श्रीलंका में, फिर भारत में, फिर उसके बाद में घटते घटते अन्य देशों की दी गई है, जिसमें ये देखें तो नेपाल की सबसे कम है। फिर जन्म के समय संभावित आयु के हिसाब से देखें तो इसमें भी श्रीलंका सबसे ज्यादा पे है और सबसे कम है पाकिस्तान में। और फिर देखें विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, तो उसमें ये आंकड़े जिसमें भी श्रीलंका सबसे ज्यादा और म्यांमार सबसे कम है, म्यांमार और नेपाल भी।
विश्व के मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक में 2016 का आंकड़ा देखें तो उसमें है 130वें नंबर पे। ये है सबसे कमवें नंबर पे, मतलब सबसे अच्छा स्थान किसका है? श्रीलंका का। तो इसके हिसाब से निम्नलिखित टिप्पणी हम कर सकते हैं। HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति की जन्म के औसत समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। और प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि तुलना में आसानी हो। इस तरीके में कि डॉलर किसी भी देश के समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाएं खरीद सके। उसके बाद है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 6 में यह दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है। HDI के प्रचलन से भी बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट के बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है और लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है विकास की धारणीयता। उसमें है कि हम विकास को किस तरह परिभाषित करें। अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। अब हम इन्हें निम्न उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक कोट देखते हैं जिसमें है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों के से उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया। उदाहरण देखें। सबसे पहला है भारत में भूमिगत जल। हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिणी भारत के चट्टानी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होते शहरों बस्तियों में पाया जाता है। निम्नलिखित बिंदुओं को आप सोच विचार के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जिसमें है भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों का भी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इन साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वो हैं जो वर्षों से उपयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। फिर है उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन
हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका में देखिए, उसमें दिया गया है एक उदाहरण जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से संबंधित। कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए, जिसमें ये है तालिका बनी हुई है, जिसमें है पहला है क्षेत्र या देश दिया हुआ है, जिसमें मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें भंडार 2017 हजार मिलियन बैटल और भंडारों के चलने की अवधि जो है मध्य पूर्व में 70 वर्ष और अमेरिका में 10.5 साल और विश्व में 50 साल। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का उपयोग वर्तमान दर से चालू रहा तो भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, इसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इन्हें सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणता का प्रश्न इनकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। इसके ऊपर दो चर्चाएं यहाँ, दो क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आगे है पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और नए सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज या सदस्यों होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। इसी के साथ ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।